बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट सेंड अप क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलर ट्रायंगल के बारे में इन्होंने पूछा गया है। तो कैलर ट्रायंगल को हिपैटोसिस्टिक ट्रायंगल भी कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज के अंदर लैटरली क्या होता है? लैटरली सिस्टिक डक्ट होता है, मीडियली कॉमन हिपैटिक डक्ट होता है, और जो सुपीरियरली होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर होता है। और इसके कंटेंट के अंदर सिस्टिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी और सिस्टिक लिम्फ नोड होता है। इसकी नॉर्मलीज के अंदर क्या होता है? इसकी नॉर्मलीज में एसेसरी वेसल्स जो कि गॉल ब्लैडर में एंटर हो रही है, बाइफिड सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट जो कि कॉमन बाइल डक्ट से ढेरेट हो चुकी है, या फिर लॉन्ग कॉमन बाइल डक्ट होता है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? कैलर ट्रायंगल की कि जो सिस्टिक आर्टरी होती है वो इसी ट्रायंगल के अंदर मौजूद होती है। दैट इज वाई इसको आपने लाइगेट करना होता है टू अवॉइड इंजरी टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। तो ये कैलर ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट होती है। जो ब्लड की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में जो 75% होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड के पास जाता है। एक्सिलरी से वो इंफ्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर और वहां से सब क्लीवन लिम्फेटिक ट्रंक में जाता है। 25% इंटर पेक्टोरल या डेल्टा पेक्टोरल है, मीडियल क्वाड्रेंट का जाता है पैरास्टर्नल में, और जो इंफीरियर क्वाड्रेंट का जाता है इंफीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड पे जाता होता है। इसके बाद हैसलबैक ट्रायंगल है। हैसलबैक ट्रायंगल की बाउंड्रीज पूछी हुई है। हैसलबैक ट्रायंगल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसकी बाउंड्री में रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ओके, मीडियली लैटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, और इंफीरियरली क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? डायरेक्ट हर्निया इसी में से पास होता है। इसके बाद इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन इन द हेड ट्रॉमा। ओके, तो हेड ट्रॉमा में सीटी स्कैन की इंडिकेशन क्या होती है? नंबर 1, पहले घंटे में कब करना है? जब किसी बंदे का GCS 15 से कम हो, 2 घंटे हो चुके हैं, या 13 से कम हो, ओके, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, कोई स्कल का फ्रैक्चर है, वॉमिटिंग और सीजर है। जबकि 8 घंटों में कब करते हैं? जब उसका कोआगुलोपैथी है 865 से ऊपर है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया, और डी से क्या होगा? डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, निमोनिक है कार्ड। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशन कौन से कराते होते हैं? रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। भाई अल्ट्रासाउंड क्या होता है? नॉन इन्वेसिव होता है, रेडिएशन इस्तेमाल नहीं करता होता, ओके, इनएक्सपेंसिव होता है, सुपर सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन होता है, डायनेमिक स्टडीज कर सकते होते हैं, गायनेकोलॉजिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रेस्ट, थायराइड, टेस्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है सिर्फ एग्जामिनेशन में ही कर सकते हैं, लॉन्ग लर्निंग कर्व होता है, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है, और जो इमेजेस होता है उसको आप पेशेंट से अभी रिव्यू नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। जो वुंड हीलिंग होती है 3 मैकेनिज्म से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी होती है। प्राइमरी क्लीन वुंड्स के लिए होती है, जो सेकेंडरी होती है कंटामिनेटेड वुंड्स में होती है। जो टर्शियरी हीलिंग होती है इसमें वुंड को आप थोड़ी देर के लिए खुला रखोगे, फिर इसको आप क्लोज कर दोगे प्राइमरी से, इसको बोलते हैं डिलेड प्राइमरी हीलिंग है। इसके बाद फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग है। वुंड हीलिंग में 3 फेज होते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफेरेटिव और रीमॉडलिंग फेज होता है। क्लियर। इसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वुंड हीलिंग है। इसका निमोनिक डॉगर में लिखा हुआ है डिड नॉट हील, ओके। डी से डायबिटीज है, आई से इन्फेक्शन है, डिड नॉट, ओके, मैं निकाल ही रहा हूँ यहाँ से, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग द वुंड हीलिंग, डिड नॉट हील। डी से डायबिटीज है, आई से इन्फेक्शन है, डी से ड्रग है, एन से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, टी से टिश्यू नेक्रोसिस, एच से हाइपोक्सिया, ई से एक्सेसिव टेंशन, ए से अनदर वुंड, एल से लो टेम्परेचर। इसके बाद ये आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? अगर सिंगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया तब क्या होगा, और अगर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया तब क्या होगा? दोनों की कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट होती है, ओके। तो जो सिंगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन होता है वो फिब्राइल रिएक्शन होता है। इसके अलावा एक्यूट हिमोलिटिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, डिलेड हिमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, नॉन इम्यून हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज आपको देखने को मिल सकता है, ट्रांसफ्यूजन की वजह से एक्यूट लंग इंजरी हो सकता है। अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, यानी पेशेंट का टोटल ब्लड वॉल्यूम आपने 24 घंटे में पूरा कर दिया है, तो इसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? कोआगुलोपैथी होता है, फैक्टर 5, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, डायल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपरकैलीमिया होता है, हाइपोथर्मिया होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू सिट्रेट होता है, और ERDS हो जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ सेप्टिक शॉक है। तो सेप्टिक शॉक पर हमें टॉपिक ओपन करना पड़ेगा, ओके। जो सेप्टिक शॉक होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आता होता है। तो जो सेप्टिक शॉक, इसको वेजोडायलेटरी शॉक भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, इसमें सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वेजोडायलेटेशन होती है, हाइपोटेंशन होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सेप्सिस इंड्यूस हाइपोटेंशन, जो कि रिफ्रैक्टरी होता है, यानी सेप्सिस की वजह से हाइपोटेंशन हुई है, या तो टिश्यू की परफ्यूजन कम हो गई है, लैक्टेट का लेवल 1 मिलीमोल से ज़्यादा का हो गया, या ब्लड प्रेशर 90 से कम हो गया। क्लियर, सही हो गया। तो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव में नीमोकोकस होता है। मैनेजमेंट के अंदर हीमोडायनेमिक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और फिर आपने इन्फेक्शन को ठीक करना है। हीमोडायनेमिक सपोर्ट के अंदर क्या करते होते हैं? आपने क्रिस्टलाइट्स देने हैं, फ्लूइड्स आपने देना होता है, एल्ब्यूमिन भी देते होते हैं इन केस ऑफ सीवियर सेप्सिस है। ठीक हो गया, ओके, ठीक है। नंबर 2, आपने CVP लाइन लगानी होती है, ओके। जो मेन गोल है ना आपका फ्लूइड रिससिटेशन का, फर्स्ट 6 घंटे में आपने CVP को 8 से लेकर 12 पे रखना है, मीन आर्टीरियल प्रेशर को 65 पे रखना है, यूरिन की आउटपुट 0.5 तक रखनी होती है, CVP को आपने 70, ओके, या मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन को 65 पे रखना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और नोरएपिनेफ्रिन हम ये इस्तेमाल करते होते हैं एज अ आइनोट्रोप्स एजेंट है। वेसोप्रेसिन भी ऐड कर सकते होते हैं, ओके, ठीक हो गया। डोपामिन भी दे सकते हैं किसी सिलेक्टिव पेशेंट में, ओके। और जो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स में डोब्यूटामीन है। वेसोप्रेसिन में आपका आ जाएगा लाइक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नोरएपिनेफ्रिन है, और आइनोट्रोपिक्स के अंदर आ जाएगा आपका
ब्यूटामीन है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, इन्फेक्शन को ठीक करोगे एंटीबायोटिक से। इसके बाद है अल्ट्रासाउंड कंप्लीट है, तो अल्ट्रासाउंड कंप्लीट में आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं, जल्दी बता देता हूँ। ओके, तो अल्ट्रासाउंड कंप्लीट में क्या क्या अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड ये इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें रेडिएशन नहीं इस्तेमाल होती, लेस इन्वेसिव होता है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, इमीडिएटली रिपोर्ट आ जाती है, पेनलेस होता है। क्या डिसएडवांटेजेस है, ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, एग्जामिनेशन सिर्फ इंटरप्रिटेशन सिर्फ एग्जामिनेशन पे कर सकते हैं, इमेजेस कैन नॉट बी रिव्यूड अवे फ्रॉम द पेशेंट है। ओके, जो रेजोल्यूशन होती है मशीन पर डिपेंडेंट होती है, लॉन्ग लर्निंग कर पाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर 3 से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करता होता है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम हो जाएगी। दैट इज वाई आपने एब्डोमेन को देखना तो 3.5 से लेकर 5 है, और अगर आपने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को देखना तो 5 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज है। जो 20 स्कैन होता है आइस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, 10 से लेकर 15 मेगाहर्ट्ज की साउंड इस्तेमाल होती है। विट्रस हेमरेज कोराइडल डिटैचमेंट को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है ना, फ्लूइड वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इसोफेगस की ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए इस्तेमाल होती है। डॉप्लर अल्ट्रासाउंड आपका डीवीटी में, वेरिकोस वेन में, वेरिकोस में देखने को मिलता होता है। लिमिटेशन क्या होती है, इससे आप बोवल को नहीं दे सकते, इंटेस्टिनल गैस की वजह से आप पेनक्रियास और अयोर्टा को नहीं दे सकते, ओबीज लोगों में नहीं दे सकते, और शॉक वाले पेशेंट भी, या फिर जो फ्रैक्चर हो चुका है उनमें नहीं दे सकते। इसके बाद जीए वाला टॉपिक है। ओके, तो जीए वाला जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, जीए वाला टॉपिक। ओके, तो जीए का ट्रायड क्या होता है, एमनीजिया, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन हो जाती है। क्लियर। और जीए का स्टेप्स होते हैं, इंडक्शन, मेंटेनेंस, रिवर्सल है। इंडक्शन कैसे करते हैं, आईवी ड्रग में प्रोपोफॉल और इनहेलेशन के अंदर सीवोफ्लोरिन होती है। फिर आप एयरवे की मैनेजमेंट करोगे, सबसे पहले मसल रिलैक्सेंट ऐड करते हैं सक्सामेथोनियम, फिर आप ईटीटी लगा दोगे, फिर ईटीटी लगाने के बाद आपने वेंटिलेशन कर देनी होती है। ठीक है, वेंटिलेशन के अंदर आपने टाइडल वॉल्यूम, रिस्पिरेटरी रेट, मोड वेंटिलेटर आपने इस्तेमाल करना होता है। फिर मेंटेनेंस के लिए नाइट्रस ऑक्साइड दोगे एनाल्जेसिया के तौर पर, हेलोथिन दे दोगे स्लीप को मेंटेन करने के लिए। ओके, इसके अलावा एट्रोक्यूटियम दे दोगे मसल के रिलैक्सेशन के अंदर। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद एनेस्थीसिया को रिवर्स कैसे करोगे, जो मेंटेनेंस वाली चीजें थी उनको रोक दोगे। इसके अलावा आप क्या दे दोगे, मसल को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग दे दोगे, नियोस्टिग्मीन, एट्रोपिन दे दोगे। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद टीवा, टीवा में क्या होता है, प्रोपोफॉल और एमिफेंटिनिल आ जाता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीए, तो जीए में पेशेंट स्ट्रेस फ्री होता है, तमाम तरह की सर्जरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कार्डियक और न्यूरो सर्जरी भी कर सकते हैं, पेशेंट को किसी भी पोजीशन में लेटा सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है जीए की, इंट्यूबेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लिप्स, टीथ, फायरिंग्स, लाइनिंग का ट्रॉमा हो सकता है। ट्यूब गलती से इसोफेगस में चलेगी तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, इसोफेगस की परफोरेशन हो जाएगी, न्यूमोथोरस हो जाएगा, एटीरेक्टिस हो जाएगा, लैरिंजियोस्पाज्म हो जाएगा। ड्रग से रिलेटेड है, जो हैलोथिन होती है हेपाटोटॉक्सिक होती है, आइसोफ्लोरिन रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करा देती है, सक्सामेथोनियम में 4H रट्टा मारने हैं, हिस्टामिन लाइक रिएक्शन, हाइपोटेंशन, हाइपरक्लीमिया और मैलिग्नेंट हाइपरपैरेक्सिया। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आपने ट्रीटमेंट लेना डेंट्रोलिन से। ठीक हो गया, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में एटीलेक्टेसिस, पल्मोनरी एस्पिरेशन, नमूनिया, निमोनिया आ जाएगा, और कॉम्प्लिकेशन इन जनरल तो हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, हाइपोवेंटिलेशन, पल्मोनरी इन्फेक्शन आ जाएगा। क्लियर। तो आपको मैंने सारा जीए ओवरव्यू दे दिया। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 अडल्ट में अप्लाई होता है, जबकि जो ब्राउडर चार्ट होता है ये बच्चों में इस्तेमाल होता है, बर्न्स के असेसमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते होते हैं। ये आपको बैलेंस रूल ऑफ 9 आता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर अडल्ट में 15 से ज़्यादा है सरफेस एरिया और बच्चों में 10 है, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, फ्लूइड रिससिटेशन आपने देनी होती है। हॉस्पिटलाइजेशन क्राइटेरिया फॉर द बर्न्स, तो बर्न्स में आपका कब हॉस्पिटलाइज कर दोगे, मुझे इनसे निकालना पड़ेगा। ओके, नंबर 1, अगर उसको एयरवे या इनहेलेशनल इंजरी है, फ्लूइड की रिससिटेशन है, सर्जरी उसकी करनी है, हैंड्स फेस में बर्न्स है, ओके, एक्सट्रीम ऑफ इंजरी है या नॉन एक्सीडेंटल इंजरी है, इस केस में आपने बर्न सेंटर में रेफर करना होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में आपको क्या मिलता है, गैस्ट्रिक पे मैस होता है, सक्सेशन सप्लाश देखने को मिलता है, इसमें वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से हाइपोक्लेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया देखने को मिलेगा। फ्लूइड डेक्स्ट्रोसिलाइन और पोटेशियम ऐड करते होते हैं, और ट्रीटमेंट के अंदर रेमस्टेट पैलिडोमायोटोमी है। ठीक हो गया, अभी टाइम नहीं था इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। हेमरेजिक शॉक है, हेमरेजिक शॉक के बारे में क्या पूछा होगा, मुझे फिर ये निकालना पड़ेगा। हेमरेजिक शॉक है, ओके, ये हेमरेजिक शॉक हो गया। हेमरेजिक शॉक में ये हेमरेजिक या हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। ओके, अच्छा, अगर किसी की स्प्लीन उड़ गई है तो स्प्लीन की ग्रेडिंग कैसे करोगे, ग्रेड 1 में लेस देन 10 सरफेस एरिया आता है, ओके, या लैसिरेशन 1 सेंटीमीटर से कम की होती है। ग्रेड 2 में 10 से लेकर 50, लैसिरेशन 1 से लेकर 3 है। ग्रेड 3 में 50 से ज़्यादा या लैसिरेशन 3 से ज़्यादा। ग्रेड 4 में 25% डिवास्कुलराइजेशन है। ग्रेड 5 में शैटर्ड स्प्लीन होती है। और ये इसकी जो क्लास होती है हेमरेजिक शॉक की, क्लास 1, 2, 3, 4 है। क्लास 1 में 15% से कम का, क्लास 2 में 15 से लेकर 30 का, क्लास 3 में 30 से लेकर 40 का, क्लास 4 में 40 से ज़्यादा का होता है। ओके, यहाँ पे सेप्टिक शॉक की मैनेजमेंट लिखी है, पहले क्रिस्टोलाइट्स देते होते हैं, फिर आप सेकंड लाइन में आप आइनोट्रोप्स ऐड करते हैं, डोपामाइन, नोरापेनेफ्रिन है, एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, स्टीरॉइड वगैरह ऐड कर देते होते हैं। इसके बाद ट्यूमर मार्कर है। ट्यूमर मार्कर एक म्यूकोप्रोटीन्स होती है जो कि बॉडी सिक्रीशन में आपको देखने को मिलती होती है। ट्यूमर मार्कर के थोड़े बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्यूमर मार्कर होता है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर मार्कर स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और अर्ली डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल CA99 पेनक्रियाटिक कैंसर में होता है, CA125 ओवेरियन कैंसर में होता है, CA15 ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलता है, CD20 जी सेल कैंसर में होता है, बी सेल कैंसर में होता है, सी किट आपको जिस्ट में देखने को मिलता है, ER-PR ब्रेस्ट के कैंसर में देखने को मिलता है, PSA प्रोस्टेट के कैंसर में होता है, बीटा एसिडी कोरियोकार्सिनोमा में होता है, कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कैंसर में होता है, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोरेक्टल कैंसर में होता है, LDS सेमिनोमा में होता है। ऑलमोस्ट सारे मैंने रिवाइज करा दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड है, अब वुंड की बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, तो सर्जिकल साइट वुंड, इन्फेक्शन वगैरह भी होता है,
ओके, तो सर्जिकल साइट वाला इन्फेक्शन वाला वूंड देख लेते हैं, सर्जिकल साइट वाला। ओके, तो इसमें ना वूंड को 4 में डिवाइड करते हैं, क्लीन कंटामिनेटेड और डर्टी आ जाता होता है, बस ये देख लेते हैं। उसके एग्जांपल में हर्नियोरेफी, अपेंडेक्टमी, फ्रेश ट्रोमेटिक वूंड और इसके अलावा एब्सेस वगैरह आ जाता होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वूंड हो गया। इसके बाद इस्कीमिक लेग पेन है, इस्कीमिक लेग पेन मतलब क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया हो गया और एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो गया। ओके, तो एक्यूट क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया में आपको इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन की हिस्ट्री मिलती है, जिसमें क्या होता है कि पेन होता है, ऑन द वॉकिंग होता है, और रेस्ट। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया कब लेबल करोगे, जब आपको रेस्ट पेन, अल्सरेशन, गैंग्रीन देखने को मिलता होता है। और इसके लिए एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स करते हैं। अगर 1 से लेकर 1.2 नॉर्मल होता है, 1.2 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज और एंड स्टेज रीनल डिजीज है। 0.5 से लेकर 0.9 है तो इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन है। 0.5 से कम है क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, 0.3 से कम है नेक्रोसिस होगा। और इसके अलावा आपने रट्टा मार देना है कि जो आपका क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया होता है, इसमें एओर्टो इलिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लैरिस सिंड्रोम देखने को मिलता होता है। उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसके जो रिस्क फैक्टर है उसको ठीक करना है, लाइक हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, उसको आपने ठीक करना है। ओके, एंडोस्कोपी के अंदर ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग करते हैं। सर्जरी के अंदर एंडार्टेरेक्टमी है और बाईपास ऑपरेशन करते होते हैं, लाइक फेमरोपोप्लिटियल बाईपास है, प्रोफेंडोप्लास्टी वगैरह ये सब करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हाइपरट्रॉफी शिकार और इलाज का डिफरेंस है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइपरट्रॉफी शिकार क्या होता है, ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री के अंदर ग्रो करता होता है, जबकि किलाइड होता है ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री से अवे मूव कर जाता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कि जो किलाइड होता है इसका कोई फैमिलियल या रेशियल डिस्पोजिशन होता है, किसी पार्टिकुलर रेस में या फैमिली में देखने को मिलता है। हाइपरट्रॉफी शिकार कैसे देखने को नहीं मिलता, ये आपको अल्टीली पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी शिकार चाइल्ड में देखने को मिलता है। किलाइड आपको एक्सटेंसिव सर्फेस पर, जबकि हाइपरट्रॉफी शिकार फ्लेक्सिव सर्फेस पर देखने को मिलता है। रिकरेंस रेट आपको किलाइड में ज़्यादा देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी शिकार में रिकरेंस रेट कम होता है। किलाइड का प्रोग्रेशन होता है, हाइपरट्रॉफी शिकार का रिग्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइपरट्रॉफी शिकार हो गया रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है कि आप किसी क्रॉनिक मैलनरिश्ड पेशेंट में आप फीडिंग स्टार्ट कर दोगे तो उसमें हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटिमिया ये देखने को मिलता होता है, क्योंकि इंसुलिन रिलीज हो जाती है। कैसे मैनेज करोगे आप, मैग्नीशियम और फॉस्फेट को ठीक करोगे, इनटेक और आउटपुट को मैच कर दोगे। इसके अलावा आप कैलोरीज को स्लो दोगे और रीफीडिंग को अवॉइड कर दोगे। क्लियर। टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरक्लीमिया की। हाइपोक्लीमिया की क्या मैनेजमेंट होती है, डेक्स्ट्रोसलाइन नहीं देते, केसीएल वगैरह ऐड कर लेते होते हैं। सीईएपी वेरिकोज वेन की क्लासिफिकेशन है। तो वेरिकोज वेन की क्लासिफिकेशन हम इस पे आ जाते हैं। ओके, सीईएपी, सी होते हैं क्लिनिकल होते हैं, ई से एटियोलॉजिकल होती है, लाइक कंजेनिटल, प्राइमरी, सेकेंडरी है। ए से एनाटॉमिकल है, सुपरफिशियल, डीप या परफोरेटर है। और पी से पैथोफिजियोलॉजिकल है, रिफ्लेक्स या ऑब्स्ट्रक्टिव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल वाली होती है। C0 का मतलब है कोई वेरिकोज वेन है। C1 का मतलब है टेलेंजेक्टेसिया, रेटिकुलर वेन या मेल्यूलर फ्लेयर है। C2 का मतलब वेरिकोज वेन है जो कि 3 मिलीमीटर से ऊपर की होती है। C3 का मतलब एडिमा विदाउट स्किन चेंजेस। C4 का मतलब स्किन की चेंजेस भी है, लाइक C4A में पिगमेंटेशन, एक्जिमा होता है। C4B में हाइपोडेर्मेटोस्क्लेरोसिस और एट्रोफी ब्लांची देखने को मिलती है। C5 में स्किन की चेंजेस होती है विद हील अल्सरेशन और C6 में आपको एक्टिव अल्सरेशन देखने को मिलती होती है। और इसके लिए जो टेस्ट करते हैं, लाइक ब्रूडी टर्न डीलनबर्ग होता है, सैफना फ्यूमोरल जंक्शन की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए करते हैं। पर्थीस टेस्ट डीप वेन्स के लिए होता है, परफोरेटर्स के लिए फिगान टेस्ट आपको देखने को मिलता होता है। ओके, ये भी होगी अच्छे से। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो कि सर्जरी से पहले देते होते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रासाइक्लिन या टैक्सेंस आ जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होता है, सिनर्जिस्टिक एक्शन आपको देखने को मिलता है। इफेक्टिव ड्रग यानी अपने इफेक्टिव एजेंट इस्तेमाल करने हैं। ओके, नॉन ओवरलैपिंग मोड ऑफ एक्शन, नॉन ओवरलैपिंग टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, उससे पेशेंट कोऑपरेशन देखने को मिलता होता है। ओके, ट्राइएज होता है, ATL ऐसा ट्राइएज में क्या होता है, पेशेंट की सॉर्टिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नीड फॉर द ट्रीटमेंट, उनको क्या चाहिए और हमारे पास क्या अवेलेबल है। ओके, लाइक हम ये कहते हैं कि रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक वगैरह आ जाता होता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं स्पाइनल वर्सेस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाला है। ओके, तो ये यहाँ पर एनेस्थीसिया वाला चैप्टर में होगा, स्पाइनल वर्सेस एपिड्यूरल वाला। तो द स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, दोनों में 0.5% बुप्रीफेकेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पाइनल में 2.5 से लेकर 3.5 और एपिड्यूरल में 15 से लेकर 20 का इस्तेमाल करते होते हैं। स्पाइनल वाला L3 L4 से नीचे पे करते हैं, एपिड्यूरल वाला किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। सब स्पाइनल वाला सबरेक्नाइड स्पेस में, एपिड्यूरल वाला एपिड्यूरल स्पेस में करते हैं। ओके, इसके अलावा कोई काम की चीज़ है, रैपिड एक्शन स्पाइनल का होता है। हाइपोटेंशन, हेडेक भी आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया में देखने को मिलती होती है। इसके बाद टेंशन हीमोथोरैक्स। टेंशन हीमोथोरैक्स का मैनेजमेंट क्या होती है, इमीडिएटली आपने नीडल डिकम्प्रेशन करनी होती है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, क्लैविकुलर लाइन में, और फाइनल क्या होता है, चेस्ट इंटुबेशन होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, एक्सिलरी लाइन के अंदर, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है शॉक और इसकी टाइप क्या होती है। शॉक क्या होता है, सिस्टमिक स्टेट ऑफ ग्रोथ टिश्यू परफोरियन, इसकी टाइप्स होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, हेमरेजिक, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सेप्टिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक, ये सारी टाइप आ जाती होती है। इसोफेजियल स्ट्रक्चर है, ये तो आपका इसका क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कहने का मतलब है कि ये GIT क्या है, S2 क्या, तो उसको भी मैं छोड़। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिकॉशन वगैरह पूछी हुई है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के, जो कि हर इन्फेक्शन वगैरह में करते होते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहाँ पे, ये मेरे ख्याल से यूनिवर्सल प्रिकॉशन है।
ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हैं, लाइक फेस मास्क है, ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, गाउन्स वगैरह ड्रेप्स लेना होता है, ओके, बूट्स आपने पहने होते हैं, डबल ग्लव्स आपने पहना होता है, ओके। सिर्फ जो पर्सनल स्टाफ है वही थिएटर में होना चाहिए, अननेसेसरी लोग नहीं आने चाहिए, ठीक हो गया। और रिस्पेक्ट आपने रखनी है फॉर द शार्प्स, ओके। और लास्ट में आपने क्या, जेंटल टिश्यू हैंडलिंग है। इसके बाद N95 मास्क होता है, 3 मैकेनिज्म पे काम करता है, इनर्शिया इंपैक्शन, डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। जो इनर्शिया इंपैक्शन होता है 1 माइक्रोन से ऊपर वाले पार्टिकल में, डिफ्यूजन वाला 1 माइक्रोन से नीचे वालों में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चार्ज पार्टिकल्स के लिए होता है। इसके बाद साइनस और फिस्टुला में क्या फर्क होता है? साइनस क्या होती है? ब्लाइंड ट्रैक होती है, ओके, जो कि एपिथेलियल सर्फेस से लेकर टिश्यू में जाती है। लाइक एग्जांपल क्या था, प्री ऑरिकुलर साइनस है। फिस्टुला क्या होता है? एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एपिथेलियल सर्फेस है, और ये भी ग्रैनुलेशन टिश्यू से लाइंड होती है। फॉर एग्जांपल ट्रैकेओसेफिकल फिस्टुला वगैरह आ जाएगा। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वंस अगेन क्रॉनिक लिम्ब स्कीमा में देखने को मिलती है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। डेबिलिटेटिंग क्रैम्पिंग लाइक पेन होता है, वॉकिंग पे देखने को मिलता है। इसके बाद WHO स्टेप लैडर है। स्टेप 1 के अंदर एनसेड, एस्पिरिन या पैरासिटामोल ऐड करते होते हैं। स्टेप 2 के अंदर आप क्या ऐड करते होते हैं? लाइक मॉर्फिन। स्टेप 2 में आप कोडिन वगैरह ऐड करते हैं, ट्रामाडोल ऐड करते हैं, ओके। और स्टेप 3 में मॉर्फिन वगैरह ऐड कर देते होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स होती है। स्टेप 3 में इंट्रामस्कुलर, और स्टेप 4 में आप IV मॉर्फिन ऐड करते होते हैं। रोल ऑफ एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड, यानी अच्छा, इंडक्शन कीमोथेरेपी, जो कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी होती है। 5 आवर्स ऑफ रेडियोथेरेपी क्या क्या होते हैं? ओके, रिपेयर, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रेडियो सेंसिटिविटी होती है। क्लियर? रोल ऑफ एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड, ओके। MRI, अगर MRI का और अल्ट्रासाउंड का इन सबका क्या रोल होता है? ओके, तो सब्जी वाले भाई बाहर शोर मचा रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। तो एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड का क्या सिग्निफिकेंस होती है स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर में? ओके, मिनिमली इन्वेसिव होता है, प्रीसाइज ट्यूमर स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लोकल लिम्फ नोड की वैल्यूएशन करता होता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को विजुलाइज करता होता है। दोबारा बता दूं, मिनिमली इन्वेसिव होता है, ट्यूमर की स्टेजिंग करता है, लिम्फ नोड की वैल्यूएशन करता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को देख लेता है। तो CT स्कैन होता है, इसका क्या रोल होता है? कहने का मतलब है उसके अंदर रेक्टल के कैंसर के अंदर नंबर 1 वाइड अवेलेबिलिटी होती है, पूरे एब्डोमेन पेल्विस कई की बारी में देख लेगा, डिस्टेंट मेटास्टेसिस को देख लेगा, लोकली एडवांस ट्यूमर को यानी T को देखेगा, जबकि T और N दोनों को देख लेना, ट्यूमर की लोकेशन मॉर्फोलॉजी को देख लेना, एक्स्ट्रा म्यूरल वास्कुलर इन्वेजन को देखना और कॉम्प्लेक्स स्फिंक्टर वगैरह को देखना, वो MRI वगैरह आ जाता होता है। ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है, तो जल्दी से मैंने खत्म किया है। अब ये अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। वीडियो का लिंक भी मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा।